हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ मिड्डा सर। अपन केमिस्ट्री डील करेंगे। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का है। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, ध्यान देंगे इधर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, विद्युत रसायन। इस चैप्टर के नाम से ही हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन का मतलब क्या है बच्चों? इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यस, विद्युत ऊर्जा को अपन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और रासायनिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो वह शाखा विद्युत रसायन कहलाती है। वह शाखा क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत रसायन कहलाती है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना 6 मार्क्स का चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन अपन जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत रसायन। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा विद्युत रसायन कहलाती है। यस, क्लियर बच्चों? तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, इनके लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, वे उपकरण जो इस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तनों में सहायक हैं, ऊर्जा परिवर्तनों में सहायक होते हैं, वे विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अपन बात कर रहे हैं बच्चों, ऊर्जा परिवर्तन अपन ने दो तरह से देखा, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो उन ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर बच्चों ये सेल भी दो प्रकार के होते हैं। ये सेल भी दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे जरा, ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर, ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण, विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। यस, विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। तो दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट इसमें अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट अपन बात करते हैं इसमें गैल्वेनिक सेल, या इसे अपन कहते हैं वोल्टिक सेल, या इसे अपन कहते हैं वोल्टिक सेल। और सेकंड पॉइंट जो बच्चों अपने पास है वो है विद्युत अपघटनी सेल, उसे अपन नाम देते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो ध्यान से समझेंगे जरा, अपन ने बात करी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, विद्युत रसायन की, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो वो काम अपन को विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है। अब अपन बात करते हैं कि इस तरह के ऊर्जा परिवर्तन के लिए बच्चों हमें कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो वे विशेष उपकरण क्या कहलाएंगे बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक
सेल। चूंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ दो प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन होने हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है बच्चों। तो ये सेल भी दो प्रकार के होंगे, एक गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है यहां तक? अब अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है। गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे जरा। अब अपन 1 to 1 इसका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल और दूसरा अपने पास क्या है, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा सेल अपने पास कौन सा बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल। क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट ही हम बहुत इजी वे में कर चुके हैं, समझ में आ गया है हमें कि इसमें हो क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो गैल्वेनिक सेल हैं इनमें क्या प्रोसेस होता है, ये वो सेल है जो अपन अपनी दीवार घड़ी में, अपने टीवी के रिमोट में डालते हैं, उसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं बच्चों, और वो रासायनिक पदार्थ हमें विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ अगर गैल्वेनिक सेल की बात की जाए तो अपन बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन। यस, इसमें अपन बात करेंगे जो मार्केट से अपन सेल परचेज कर रहे हैं, जो कि अपने रिमोट में या दीवार घड़ी में डला हुआ है, उस सेल में क्या भरे हुए हैं बच्चों, रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। क्या भरा हुआ है, रासायनिक पदार्थ। और जब उस सेल को अपन अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब हमारी दीवार घड़ी में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, तो वो सेल की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, सेल कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो उस प्रक्रिया में होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरी तरह से स्पष्ट पहले ही हो चुका है अपन को। यहां अपन विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन होता है। कैसे होता है ये बात समझते हैं जरा। देखो, अपन ने छोटी क्लासेस में मेटलर्जी टॉपिक पढ़ा हुआ है, धातु क्रम टॉपिक पढ़ा हुआ है। उसमें हम क्या लेते हैं, शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में, अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में, और विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं। जब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब अपन इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लग जाती है, और अशुद्धियां कहां जमा होती है बच्चों, एनोड पर, जिसे हम एनोड कीच, एनोड मड कहते हैं। तो कुल मिला के हमने किया क्या, यहाँ विद्युत धारा को प्रवाहित किया है बच्चों। किसको प्रवाहित किया, विद्युत धारा को, और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होने लगी, शुद्ध धातु। मतलब विद्युत धारा खर्च कर रहे हैं और कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो रहा है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लेते हैं। देखो, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया जाता है। इन सेल को अपन क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, पाउच पैक से बाहर निकालते हैं और हमारे रिमोट में डाल देते हैं, और रिमोट की फंक्शनिंग बच्चों स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ मैं क्या कहना चाहूंगा कि इसकी जो सेल रिएक्शन है बच्चों, सेल रिएक्शन जो है वो स्वतः होती है। सेल रिएक्शन जो है वो कैसा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है। सेल रिएक्शन कैसा प्रक्रम है बच्चों, स्वतः प्रक्रम है। और यहाँ अगर अपन बात करेंगे विद्युत अपघटनी प्रक्रम में, तो यहाँ जो सेल रिएक्शन है वो कैसा प्रक्रम होता है, ये सेल रिएक्शन अस्वतः प्रक्रम होता है बच्चों। कैसा प्रक्रम है, अस्वतः प्रक्रम होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि सेल रिएक्शन स्वतः प्रक्रम है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ऊष्मागतिकी में, कि जब अपन किसी भी अभिक्रिया की स्वतः या अस्वतः प्रकृति की चर्चा करते हैं तो यहाँ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो बच्चों अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रक्रम स्वतः होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रक्रम अस्वतः होगा, और डेल्टा जी 0 होगा तो
प्रक्रम साम्य अवस्था में चलेगा। तो यहां हम इस पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो जरा, सेल रिएक्शन स्वतः प्रक्रम है, अतः डेल्टा जी बोलो भैया कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। इधर सेल रिएक्शन क्या है, अस्वतः है। सेल रिएक्शन कैसा है, अस्वतः है, अतः डेल्टा जी कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव। डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस एन एफ ई। मतलब डेल्टा जी और ई जो है वो एक दूसरे से नेगेटिवली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ अगर आपने लिखा है स्वतः प्रक्रम, कनेक्ट करते हुए चले, स्वतः प्रक्रम तो डेल्टा जी नेगेटिव, स्वतः प्रक्रम तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव तो सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इधर की सेल रिएक्शन आपकी कैसी है, अस्वतः प्रक्रम है। सेल रिएक्शन कैसा है, अस्वतः प्रक्रम है। तो डेल्टा जी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो फिर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो है नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल की तुलना। तो देखें जरा ध्यान से वापस, अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन, तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ जो सेल रिएक्शन है वो स्वतः होती है। प्रैक्टिकली भी हमें मालूम है कि हमने मार्केट से सेल खरीदा, पाउच पैक से बाहर निकाला और सर्किट में डाल दिया, रिमोट में दीवार घड़ी में डाल दिया और सर्किट हमारा फंक्शनिंग हो गया, चलने लग गया। तो सेल रिएक्शन कैसी होती है, स्वतः होती है। और यहाँ जो सेल रिएक्शन है बच्चों के विद्युत अपघटनी सेल में वो कैसी है, अस्वतः होती है। राइट। अब अपन बात करते हैं जब सेल रिएक्शन स्वतः है तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव है तो ईएमएफ कैसा होगा इसका, पॉजिटिव। यहाँ सेल रिएक्शन अस्वतः है, सेल रिएक्शन अस्वतः है तो डेल्टा जी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यस, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं अपन वापस, देखो इसका तुलनात्मक अध्ययन ही करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं। यस, तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे बच्चों, ये अपने पास है गैल्वेनिक सेल और इधर अपन बात कर रहे थे किसकी, विद्युत अपघटनी सेल की। तो 1 to 1 अपन कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आने वाला है कि इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड समझते हो ना भाई, कैथोड और एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं। एक सेल अलग पात्र में रहेगा, एक इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड अलग पात्र में रहेगा। जब ये दोनों अलग अलग पात्रों में हैं तो अपन बात करेंगे कि सेल परिपथ को जोड़ने के लिए, सेल परिपथ को जोड़ने के लिए लवण सेतु आवश्यक होता है। आगे पढ़ेंगे अपन ये, जब दोनों, आप तो ये समझो कि जब दोनों सेल, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में है तो उन्हें जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो जोड़ने के लिए क्या है, लवण सेतु चाहिए। क्लियर। सेल के दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं, अतः सेल परिपथ को जोड़ने के लिए लवण सेतु आवश्यक होता है। ठीक है भाई। इधर अपन बात करते हैं, यहाँ अपन बात करते हैं, हमने क्या देखा था कि एक शुद्ध धातु का छड़ कैथोड, अशुद्ध धातु का छड़ एनोड, और उसमें क्या है, विद्युत अपघट्य विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे जाते हैं बच्चों। और जब ये एक ही पात्र में रखे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लवण सेतु आवश्यक नहीं है, लवण सेतु आवश्यक नहीं है। क्लियर है ये बात। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात यहाँ अगर करेंगे तो कंपैरिजन देखो जरा। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या लिखा है कि सेल में दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्रों में हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में तो उन्हें जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो सेल के परिपथ को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, लवण सेतु आवश्यक होता है। यहाँ हम बात करते हैं कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे जाते हैं, तो इसलिए लवण सेतु आवश्यक नहीं होगा, लवण सेतु आवश्यक नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ अगर अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो कैथोड पर अपने पास क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है बोलो बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। और अगर आप यही बात इधर करना चाहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, तो यहाँ भी कैथोड पर बच्चों क्या होता है, अपचयन ही होता है। कैथोड पर यहाँ भी क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड पर यहाँ क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि टॉपिक में हमने ये नहीं लिखा कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर नहीं लिखा। हमने क्या लिखा है, गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए सिमिलर है। कैथोड पर यहाँ भी क्या हो रहा है, अपचयन, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ कैथोड जो है, अगर गैल्वेनिक विद्युत अपघटनी सेल की बात करेंगे तो कैथोड क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड है बच्चों। कैथोड कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो फिर एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, धन इलेक्ट्रोड होता है। इसे हम कहते हैं धन इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड है तो यहाँ कैथोड कैसा हो जाएगा, धन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और एनोड जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड हो जाएगा। एनोड अपना ऋण इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बोलो भाई ये बात क्लियर हो गई। वापस देखते हैं इसको, देखो जरा, अपन ने बात करी सबसे पहले गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ सेल में दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं, तो जोड़ने के लिए लवण सेतु चाहिए। यहाँ अपने पास सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं, तो लवण सेतु नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात। अब यहाँ कैथोड पर गैल्वेनिक सेल में भी अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण, तो यहाँ विद्युत अपघटनी सेल में भी कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण। इधर अपन बात करते हैं कि यहाँ कैथोड जो है वो धन इलेक्ट्रोड होगा। गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड है। यहाँ कैथोड कैसा होगा, ऋण इलेक्ट्रोड, और एनोड कैसा होगा बच्चों, धन इलेक्ट्रोड। ये इनका तुलनात्मक अध्ययन है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल की, तो गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास कौन सा है, शुष्क सेल। शुष्क सेल कौन सा, ड्राई सेल। जो मैंने अभी आपको बताया, बार बार इस चीज को हमने रिपीट किया कि मार्केट में जो सेल लेकर आ रहे हैं अपन, जो हमारे रिमोट और दीवार घड़ी में डालते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, शुष्क सेल, ड्राई सेल। उसके बाद अपन बात करते हैं डैनियल सेल। ये केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में आपने देखे होंगे, डैनियल सेल। फिर अपन बात करते हैं किसकी, लेक्लांसे सेल। ये सारे सेल आपने कहाँ देखे होंगे, फिजिक्स लैब में देखे होंगे। फिर इसी में अपने पास क्या आता है, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। सीसा संचायक सेल, बैटरी जो इन्वर्टर में, गाड़ियों में स्टार्टिंग के लिए लगी रहती है, घरों में इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर में काम आती है, उसे अपन कहते हैं सीसा संचायक सेल। अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल के एग्जाम्पल की। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ विद्युत अपघटनी सेल की अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास क्या है, विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड शुद्ध धातु का और एनोड अशुद्ध धातु का विद्युत अपघटनी विलयन लेते हैं, और धारा प्रवाहित करने पर कैथोड क्या होता है, कैथोड पर शुद्ध धातु जमा हो जाता है। तो ये वही प्रक्रम है, विद्युत अपघटनी शोधन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है
विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। क्लियर है बात। चांदी की ज्वेलरी पर सोने का रंग चढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग बोला जाता है इसे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो गैल्वेनिक सेल अपन ले रहे हैं। क्लियर है, जो गैल्वेनिक सेल ले रहे हैं उसका वर्गीकरण करते हैं। गैल्वेनिक सेल का वर्गीकरण किस आधार पर? सेल अभिक्रिया के आधार पर, सेल रिएक्शन के आधार पर, सेल रिएक्शन के आधार पर। क्लियर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, डेली रूटीन लाइफ की बात है भाई। दो तरह के सेल अपन काम में ले रहे हैं। एक अपन कौन सा काम में लेते हैं बोलो बच्चों? प्राथमिक सेल। एक कौन सा काम में ले रहे हैं अपन? द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल अपने गैल्वेनिक सेल के वर्गीकरण है, जिन्हें अपन सेल रिएक्शन के आधार पर बात कर सकते हैं। सेल रिएक्शन के आधार पर अपन बात करते हैं। तो देखो जरा क्या है, ये जो प्राथमिक सेल है ये अपना कौन सा सेल है? जो दीवार घड़ी में लगा हुआ है। एक बार हमने इसे उपयोग में लिया, अब ये थोड़े समय बाद, महीने 2 महीने 4 महीने बाद सेल क्या हो गया? काम करना बंद कर गया, घड़ी हमारी रुक गई। तो क्या करेंगे? उस सेल को निकाल कर फेंक देंगे और नया सेल डाल देंगे। तो यहाँ जो सेल रिएक्शन है, यहाँ जो सेल रिएक्शन है वो क्या होती है? एक दिशीय होती है, मतलब सिंगल डायरेक्शनल होती है, एक दिशीय होती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण अपन करते हैं। और इन सेलों का, सेल का पुनर्आवेशण संभव नहीं है। सेल का पुनर्आवेशण संभव नहीं है। समझे बात को? पुनर्आवेशण का मतलब इनको अपन चार्ज नहीं करते हैं। सेल का उपयोग किया, सेल खत्म हो गया, सेल को फेंक दिया, नया सेल डाल दिया, तो वापस चार्जिंग पॉसिबल इसमें नहीं है। क्लियर है। तो ये सेल केवल एक बार उपयोग में लाए जाते हैं, केवल एक बार उपयोग में लाए जाते हैं। यस, ये बात क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? ये जो अपन ने लिखा, सबसे पहला कौन सा? ड्राई सेल, फिर कौन सा? डैनियल सेल, फिर कौन सा? लेक्लांसी सेल, फिर कौन सा? लेक्लांसी सेल। क्लियर है बच्चों। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक सेल की। तो द्वितीयक सेल का उदाहरण तो डेली काम की बात है भाई, हमारे मोबाइल सेल की बैटरी, मोबाइल फोन की बैटरी क्या है? द्वितीयक सेल है। ऐसा थोड़ी हो गया फोन डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी निकाल के फेंक दी फिर नई बैटरी डालेंगे, नहीं। सेल अगर अपना बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो उसको अपन क्या करेंगे? वापस से चार्ज करेंगे। वापस से क्या करेंगे बच्चों? चार्ज करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसकी जो सेल रिएक्शन होती है वो द्विदिशीय होती है। क्लियर है, द्विदिशीय होती है। सेल रिएक्शन कैसी हो जाती है? द्विदिशीय। अब द्विदिशीय मतलब डबल डायरेक्शन, और डबल डायरेक्शन को अपन एक और नाम देते हैं, ध्यान है ना अपन को, कि सेल रिएक्शन कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। सेल रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? उत्क्रमणीय रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ इसका कि रासायनिक ऊर्जा से हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। और वापस जब इसको चार्ज करना है तो विद्युत ऊर्जा से अपन क्या प्राप्त करते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकी सेल जो है वो पुनः आवेशित हो सकते हैं। सेल का पुनः आवेशण बच्चों क्या होता है? संभव होता है। सेल का पुनः आवेशण संभव होता है, मतलब चार्जिंग करना पॉसिबल है। और ये सेल बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो अपने पास क्या हो गया? एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। बैटरी जो है अपनी, उसको अपन क्या कह सकते हैं? द्वितीयक सेल। बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात? गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन के आधार पर वर्गीकरण तो दो भागों में वर्गीकृत किया है मैंने इसको, दो भागों में वर्गीकृत किया है।
पहला पार्ट मेरा कौन सा था, इसमें देखो गैल्वेनिक सेल को मैंने दो भागों में वर्गीकृत किया, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल की सेल रिएक्शन क्या है बच्चों, एक दिशीय होती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन होता है केवल, इन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता बच्चों, पुनः आवेशन इनका संभव नहीं है। और जब पुनः आवेशन संभव नहीं है तो ये केवल एक बार उपयोग में लाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके अपन बात कर चुके हैं, ड्राई सेल है बच्चों, डेनियल सेल है और लेक्लांसी सेल है। और अगर अपन बात करते हैं द्वितीयक सेल की, तो इसकी सेल रिएक्शन बच्चों कैसी होती है, द्विदिशात्मक होती है। द्विदिशात्मक मतलब सेल रिएक्शन कैसा हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। तो उत्क्रमणीय से मतलब क्या है, रासायनिक ऊर्जा से हमने विद्युत ऊर्जा बना दी और विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्जन हो गया। तो बच्चों इसका मतलब इसको अपन पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशन संभव है। जब पुनः आवेशन संभव है तो ये सेल क्या बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या है, सीसा संचायक सेल। एग्जाम्पल क्या है इसका, सीसा संचायक सेल। बोलो ये क्लियर है सारी चीजें। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन अपना पिक कर रहे हैं वो अपने पास है चालकों का वर्गीकरण। देखो भाई अपन बात करते हैं, थोड़ा ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, चालकों का वर्गीकरण। तो यहाँ अपने पास दो प्रकार के चालक होते हैं बच्चों, चालकों का वर्गीकरण। क्योंकि अपन यहाँ का बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, तो चालकता वगैरह भी हमें डिस्कस करनी है। तो इसको अपन बात करते हैं नेक्स्ट, चालकों का वर्गीकरण। तो बच्चों चालकों का वर्गीकरण अपन दो प्रकार से करते हैं। पहला अपने पास क्या है, धात्विक चालक। पहला अपने पास क्या है भाई, धात्विक चालक। धात्विक चालक कौन से है, ये हमारे घरों में जो कॉपर वायर की फिटिंग हुई हुई है वही क्या है, धात्विक चालक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चालकता, इसमें जो चालकता है वो कैसे होती है, चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। चालकता का कारण क्या है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है बोर्ड में। धात्विक चालकों में चालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, अभी मैंने आपको बताया कॉपर वायर, जो भी धातु हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम इत्यादि, मतलब जो भी धातु बात अपन कर रहे हैं वो चालकता दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, धात्विक चालक। और दूसरा जो अपन को डिस्कस करना है वो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट है बच्चों, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, ये विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, ध्यान दें। यहाँ जो चालकता है, मेन इंपॉर्टेंट बात अपन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, चालकता का कारण क्या है, आयनों की गतिशीलता। चालकता क्यों होती है बच्चों, आयनों की गतिशीलता के कारण होती है। आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच में गति करते हैं और उसी कारण से चालकता होती है। तो चालकता आयनों की गतिशीलता के कारण होती है। क्लियर है बच्चों ये बात। अभी अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल है NaCl का गलित विलयन, NaCl का गलित विलयन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, NaCl का जलीय विलयन। ये क्या होता है गलित विलयन और क्या होता है जलीय विलयन, ये अभी समझते हैं अपन। देखो यहाँ अपन बात करते हैं चालकों का वर्गीकरण। तो बच्चों चालकता यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कस करते हैं। पहला धात्विक चालक, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि हमारे घरों में जो फिटिंग है, कॉपर वायर है, वो धातु है, तो वो धात्विक चालक का ही उदाहरण है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि धात्विक चालकों में चालकता का क्या कारण है, तो धात्विक चालकों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। क्लियर, मतलब जो धातु चालकता दर्शा रहे हैं वो सारे ही धात्विक चालक का उदाहरण होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करना है बच्चों, वो क्या है, विद्युत अपघटनी
चालक। तो विद्युत अपघटनी चालकों में चालकता का मुख्य कारण क्या है भाई? इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों की गतिशीलता। एक इलेक्ट्रोड कैथोड, एक एनोड, इसके बीच में आयन गति करते रहते हैं और उसीलिए हमें चालकता प्रदर्शित होती है। तो चालकता का मुख्य कारण क्या है बच्चों? आयनों की गतिशीलता। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? NaCl का गलित विलयन और NaCl का जलीय विलयन। तो बड़ा सिंपल सा बात है। NaCl का गलित विलयन मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। हमने किसी पात्र में NaCl लिया और उसको गर्म करते गए, चूंकि ये आयनिक यौगिक है, इसका गलनांक बिंदु ताप बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत उच्च ताप पे इसको गर्म करके गलित विलयन में बदला जाता है। और जब अपन जलीय विलयन की बात करते हैं तो हमने किसी पात्र में, रूटीन लाइफ की बात है, हमने किसी पात्र में पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, तो वो क्या बन गया? NaCl का जलीय विलयन। क्लियर है बच्चों बात? अब देखो जरा अपन बात करते हैं NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन। NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन। तो गलित विलयन का विद्युत अपघटन, तो बच्चों ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ध्यान देखें कि NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन। ठीक है भाई? तो गलित विलयन में हमने क्या कहा कि NaCl को हमने उच्च ताप पर क्या कर दिया? उसके गलनांक बिंदु ताप पर क्या कर दिया? गलित अवस्था में ले आए। तो ये होता है NaCl का गलित विलयन। तो यहाँ NaCl जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na++Cl- में, Na++Cl- में। क्लियर है बात? और जब अपन इसके विद्युत अपघटन की बात करते हैं बच्चों, तो विशेष बात ध्यान से सुन लीजिएगा जरा, कि जब अपन बात कर रहे हैं किसकी? Na कैटायन की, तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है बच्चों? अभी अपन पढ़ के आए हैं, कैथोड पर होती है अपचयन अभिक्रिया। तो इस धनायन Na+ का बच्चों अपचयन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हमें मिलेगा कैथोड पर क्या? सोडियम धातु। कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? सोडियम धातु। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर कौन जाता है? एनायन। देखो जरा, इस धातु आयन को, धनायन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटायन। तो कैटायन कहाँ जाता है? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। ये अपचयन हुआ और हमें मिल गया सोडियम धातु। अब अपन बात करते हैं Cl- की। Cl- क्या है बच्चों? Cl- है एनायन, ऋण आयन, एनायन। तो एनायन कहाँ जाएगा बच्चों? एनोड पे। एनोड पे कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? कि सर ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों तो ये क्या बनेगा? Cl2 गैस। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगी? क्लोरीन गैस। क्लियर है ये बात? अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, कि यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था। कैथोड पर और एनोड पर जाने की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। एक धनायन था, वो कैथोड पर चला गया, एक ऋणायन था, वो एनोड पर चला गया। तो कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया से हमें सोडियम धातु प्राप्त हुआ, और एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया से हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो गया बच्चों। अब अपन बात करते हैं NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है बच्चों, तो हमने अभी आपको बताया कि NaCl का जलीय विलयन बनाया कैसे जाता है। हमने क्या किया? किसी पात्र में जल लिया और उसमें नमक को घोल दिया। अब उस पात्र में क्या है? नमक भी है और जल भी है। तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे, NaCl is convert into Na++Cl- और जल की उपस्थिति हमें क्या दर्शाएगी बच्चों? H2O is convert into H++OH-। अब हम बात करते हैं किसकी? कैथोड की और एनोड की। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब कैथोड पर जाने के लिए क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आ गया बच्चों। कैथोड पर जाने के लिए क्या आ गया? कंपटीशन हो गया, Na और H। तो यहाँ अगर हम चर्चा करें तो Na और H में से क्या है? H जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे भाई।
ठीक है। और एनोड पर अपन ने बात की Cl और OH, तो यहाँ Cl और OH में से कौन जाता है बच्चों? Cl जाता है। अभी मैंने आपको बोला था कि वहां अपने पास कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ देखो क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। तो यहाँ कैथोड पर अपन बात करेंगे, तो कैथोड पर अपने पास 2H+ ले सकते हैं अपन। तो यहाँ अपचयन प्रक्रिया से क्या मिलेगा अपन को बच्चों? H2 गैस उत्पन्न होगी। क्लियर है? और बात करूंगा मैं किसकी? एनोड की। तो एनोड पर क्या आएगा? Cl- और ये बना देगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला? Cl2 गैस। तो बच्चों ध्यान देंगे जरा, यहाँ हमें इस प्रक्रिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिला। Na और H में से कौन जाता है? H। तो हमें क्या उत्पाद मिलता है? H2 गैस। क्लियर है ये बात? OH और Cl में से कौन जाता है? Cl। तो हमें क्या मिलता है? Cl2 गैस मिलती है। तो सर ऐसा क्यों कि Na गया और H गया और Na नहीं गया, Cl गया और OH नहीं गया? तो इसकी बात अपन आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोडों पर आयनों का निरावेशन, इलेक्ट्रोडों पर आयनों का निरावेशन जो है वो निरावेशन विभव पर निर्भर करता है। निरावेशन विभव पर निर्भर करता है। क्लियर है ये बात? इलेक्ट्रोडों पर आयनों का निरावेशन जो है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों? निरावेशन विभव पर निर्भर करता है, क्योंकि Na और H में से कौन जाएगा? वो इनके निरावेशन विभव पे निर्भर करेगा, मतलब H+ चला जाएगा। क्लियर है? अब इसकी चर्चा अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बढ़िया टॉपिक है अपने पास, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट Cl और OH। Cl और OH में से कौन जाएगा? Cl जाएगा। तो उत्पाद क्या बन जाएगा अपने पास? Cl2 गैस। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि इलेक्ट्रोडों पर आयनों का निरावेशन जो है वो किस पे निर्भर करता है? निरावेशन विभव पे। और इसकी चर्चा करने के लिए अपन आगे से टॉपिक लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो कनेक्ट रहना है बच्चों, ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। 6 नंबर का चैप्टर है और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है आप लोगों से कि एक भी क्वेश्चन इसका आपका छूटेगा नहीं। बोर्ड का बहुत बढ़िया तरीके से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमने देखा है क्या? NaCl के गलित विलयन का क्या? विद्युत अपघटन। और अगर मैं बात करूंगा किसकी? NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो इस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक फैराडे आए भैया। कौन आए? वैज्ञानिक फैराडे। तो अब अपन बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है भाई, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और बच्चों विद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है? इसे अपन कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। सेकंड अपन कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन अपन कर चुके हैं, कैसे होता है इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ये किन नियमों के अंतर्गत होता है उसकी चर्चा अपन अभी करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से समझें इस बात को। वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार, वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान, निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान, निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान मतलब निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोडों पर, इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला पदार्थ। जैसे हमने पहले बात किया था कि सोडियम कैथोड पर जमा होगा और Cl2 गैस एनोड पर जमा होगी। और जलीय विलीन में हमने क्या देखा कि भैया यहाँ तो H2 गैस कैथोड पर मिल रही है और Cl2 गैस कहाँ मिल रही है, एनोड पर। तो वो जो जमा होने वाला पदार्थ है, वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अथवा निक्षेपित पदार्थ धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, समय के और धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये मेरा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है और ये बात भी हमसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है बच्चों। तो फैराडे का प्रथम नियम बोलेंगे वापस एक साथ, क्या है कि वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान, पदार्थ जो ले रहे हैं अपन, उसका निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती है अथवा धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती है। क्लियर है ये बात बच्चों अच्छे से कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है बच्चों, या धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन देखो जरा, इसमें अपन बात करेंगे कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो द्रव्यमान है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती है, या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है वो धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती है। और जब समानुपाती निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा बच्चों। तो W = ZQ, ये इक्वेशन बनी किसकी, फैराडे के फर्स्ट लॉ की। W = ZIT, ये इक्वेशन बनी बच्चों किसकी, फैराडे के फर्स्ट लॉ की। तो यहाँ W क्या है बताओ जरा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बच्चों, क्या है ये, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Q क्या है भाई, Q प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश किसमें बच्चों, ये प्रवाहित आवेश बोलो कूलाम में, किसमें लेना है अपन को, कूलाम में। और I क्या है, प्रवाहित धारा, I क्या है, प्रवाहित धारा किसमें होती है बच्चों, ये एम्पियर में होगी, किसमें होगी, एम्पियर में। और T क्या है, समय, टाइम, टाइम किसमें बच्चों, सेकंड में। तो W = ZQ और W = ZIT। W क्या है यहाँ, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Q क्या है, प्रवाहित आवेश की मात्रा लेनी है अपन को किसमें, कूलाम में। I क्या है, प्रवाहित धारा किसमें, एम्पियर में। और T क्या है बच्चों, समय, सेकंड में। क्लियर है ये बात। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है साहब, क्या गड़बड़ है, ध्यान से सुने जरा। ये जो Z है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अपन बेसिक बात करें तो मैथमेटिकल एनालिसिस अपने पास नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस Z का कंपैरिजन करते हैं। Z जो होता है वो आपका E/96500 होगा बच्चों। इसका वैसे तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रिलेशन ही बता सकूंगा कि W = E/96500 कैसे होता है। थोड़ा 96500 के बारे में बात कर लेता हूँ। ये होता है एक फैराडे आवेश, एक फैराडे आवेश। तो एक फैराडे आवेश क्या है बच्चों, 96,500 कूलाम। और ये एक फैराडे आवेश होता क्या है, 1
मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या है बच्चों, 96500 कूलाम। तो कुल मिला के अगर अपन बात करें यहाँ कि 1 फैराडे क्या है, तो 96500 कूलाम। 1 फैराडे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 फैराडे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे के बराबर, मतलब 96500 कूलाम। बोलो बच्चों, क्लियर है ये बात। अब अपन बात करते हैं, अगर अपने पास फॉर्मूला था W इज इक्वल टू, ध्यान है अभी आपको, ZQ और W इज इक्वल टू ZIT। तो बच्चों इसको कनेक्ट करने के लिए देखो, W इज इक्वल टू Z को मैं क्या लिखता हूँ, EQ बाई 96500, 96500। अब ये मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया, जिससे मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है। W इज इक्वल टू EQ बाई 96500 और W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। क्लियर है। ये दो फॉर्मूले अपने बन गए। अब इससे अपन ने कन्वर्ट कर दिया, W इज इक्वल टू EQ बाई 96500 और W इज इक्वल टू EIT बाई 96500। अब W क्या है बच्चों, W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, आवेश, W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, I क्या है, धारा, T क्या है, समय। तो बच्चों ये E क्या है, E होता है तुल्यांकी भार। E क्या है बच्चों, तुल्यांकी भार। क्लियर है ये बात। हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक को तुल्यांकी भार से कनेक्ट कर दिया है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को किससे कनेक्ट कर दिया, तुल्यांकी भार से। क्लियर है। और न्यूमेरिकली एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं यहाँ, जो बेसिकली हम काम लेंगे। देखो क्या, कि 1 फैराडे आवेश अगर हम प्रवाहित करते हैं, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक होगी। 1 ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार के बराबर होती है। क्लियर है ये बात। अब ये चीजें हम देखो, इसको हम डेराइव भी करते हैं प्रॉपरली, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इस चीज का, ताकि आपके एग्जाम में ये चीज अगर न्यूमेरिकली कहीं आती है, न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। ध्यान देंगे जरा। मैं फैराडे के फर्स्ट लॉ को वापस से रिकॉल करता हूं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ मेरे पास क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ देखो हमने क्या लिया था, ठीक है। वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अथवा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इससे हमने क्या किया, W समानुपाती Q और W समानुपाती IT। क्लियर है ये बात। W समानुपाती Q और W समानुपाती IT। समानुपाती का निशान जब हमने हटाया बच्चों, तो ये हो गया W बराबर ZQ और W बराबर ZIT। इसमें अब W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Q क्या है, प्रवाहित आवेश कूलाम में, I क्या है, प्रवाहित धारा एम्पियर में, T क्या है बच्चों, समय सेकंड में। अब एक प्रॉब्लम यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दी, क्या कि ये Z जो है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमारे पास नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाता है, इस Z को हम कनेक्ट करते हैं किससे, तुल्यांकी भार से। तो Z बराबर E96500, Z बराबर E अपॉन 96500। इसका प्रॉपर एक चेंज करने का प्रोसेस होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं रूटीन क्लासेस में। तो लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं Z बराबर E बाई 96500, तो यहाँ W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू EQ बाई 96500, W इज इक्वल टू ZIT। अब Z को किससे शिफ्ट किया मैंने, E से और 96500 से डिवाइड, तो EIT बाई 96500। तो W यहाँ क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Q है आवेश, E क्या है बच्चों, तुल्यांकी भार, E क्या है, तुल्यांकी
भार। अब देखो W बराबर क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, I क्या है, धारा एम्पियर में, T क्या है, समय सेकंड में, E वापस अपने पास क्या आ गया, तुल्यांकी भार। क्लियर है बच्चों ये बात। अब दो इंपॉर्टेंट बातें और यहाँ मैंने लिख दी है इंफॉर्मेशन के लिए कि एक फैराडे आवेश जो है वो कितना होता है, 96500 कूलाम। क्लियर है। और ये एक फैराडे आवेश जो है वो किसके बराबर होता है बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, 96500 कूलाम। क्लियर है ये बच्चों बात। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमने एक फैराडे आवेश विद्युत अपघटन में प्रवाहित कर दिया, एक फैराडे आवेश विद्युत अपघटन में प्रवाहित कर दिया, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर, मतलब तुल्यांकी भार के बराबर। तो हमारे काम का फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू जेड क्यू और W इज इक्वल टू जेड आई टी। इससे हम बनाया क्या, W इज इक्वल टू ई क्यू बाई 96500 और W इज इक्वल टू ई आई टी बाई 96500। क्लियर है बच्चों ये बात। आगे अपन बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। यस ध्यान देंगे जरा। अब अपन बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है बच्चों, ध्यान से समझे जरा। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, तो देखो द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयन, विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयन परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं मतलब क्या हुआ बच्चों, नियत आवेश प्रवाहित होता है। दो तरह से परिपथ को जोड़ते हैं ना अपन फिजिक्स में, एक तो श्रेणी क्रम में जहां आवेश नियत हो गया और एक समांतर क्रम में जहां विभव नियत हो गया। हमने विद्युत अपघट्य विलयन ही क्या है, विद्युत परिपथ है बच्चों। तो यहाँ विद्युत अपघट्य विलयन कैसे जुड़े हुए हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अर्थात नियत आवेश प्रवाहित होता है, नियत आवेश प्रवाहित होता है। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा किसके, अगर आवेश आपने नियत कर दिया तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अथवा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा धाराव्यय, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ध्यान से सुने, वापस स्टेटमेंट रिपीट करते हैं बच्चों अपन। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, देखो जरा। द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयन परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों, कैसे जोड़ा गया इनको, विद्युत अपघट्य विलयनों को इलेक्ट्रोडों के संगत कैसे जोड़ा है अपन ने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होती है, अथवा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है। क्लियर है बच्चों। अब मैथमेटिकली इस पे काम करते हैं। देखो फॉर्मूला बताओ फैराडे के फर्स्ट लॉ का, W इज इक्वल टू जेड क्यू, W इज इक्वल टू जेड आई टी। क्लियर है। अब बात
है किसकी? द्वितीय नियम की। अब द्वितीय नियम ने क्या कहा? द्वितीय नियम हमें कह रहा है कि Q बराबर नियत। तो Q बराबर नियत होने का मतलब I इंटू टी, I और T का गुणा भी बच्चों क्या है? नियत। और जब ये परस्पर नियत हो गए तो W जो है वो समानुपाती किसके आ गया? Z के। W समानुपाती किसके आ गया? Z के। क्लियर है ये बात? अब अपन बात करते हैं, पहले ही कर चुके हैं कि Z जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम नहीं करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया था बच्चों, बताओ जरा। W इज इक्वल टू EQ बाय 96500 या W इज इक्वल टू EIT बाय 96500। क्लियर है? अब अगर अपन बात करते हैं हमारे उसी स्टेटमेंट पे आते हैं अपन, किस पे? द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम में हमने क्या कहा? Q को क्या ले लिया? नियत। या फिर I इंटू टी, धारा और समय के गुणनफल को क्या लिया? नियत। तो बच्चों जब ये नियत हो जाता है तो W समानुपाती किसके आएगा? E के। W समानुपाती किसके आएगा? E के। तो कुल मिला के हमारे पास बात क्या बनी कि द्वितीय नियम में W समानुपाती Z या W समानुपाती E। अब अगर अपन बात करते हैं कि Z का विद्युत आंकलन, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसका मैथमेटिकल आंकलन हम करते नहीं हैं। तो फिर अपन कनेक्ट करते हैं किसको? W और E को। तो W समानुपाती E हो जाता है और W समानुपाती E है तो W बटा E क्या हो जाएगा? नियत। W बाई E क्या हो जाएगा? नियत। तो विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयन जब अपन लेते हैं तो W1 बाई E1, W2 बाई E2, W3 बाई E3। क्लियर है ये बात? तो ये अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है फैराडे के सेकेंड लॉ का। W1 by E1 equals W2 by E2 equals W3 by E3। क्लियर है ये दोनों चीजें? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर अपन इसकी बात करें रिस्पेक्टिवली तो देखो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। W1 by E1, W2 by E2, W3 by E3। तो देखो जरा नेक्स्ट अपन बात करते हैं MgCl2 के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में 8 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त होता है। 8 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त होता है तो प्रवाहित आवेश की मात्रा कूलम में ज्ञात कीजिए। अब देखो ये फैराडे फर्स्ट लॉ का हमने क्वेश्चन बना दिया बच्चों। तो बड़ा सिंपल सा काम करने वाले हैं अपन। हमें दे क्या रखा है? सबसे पहले बात करेंगे MgCl2। अब MgCl2 में Mg+2 होता है बच्चों और इसका संयोजकता कारक जो है Mg+2 का कितना होता है? 2। बेसिक बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मुझे चाहिए वो चर्चा कर रहा हूं मैं। MgCl2 क्लियर है? किसका विलयन लिया गया था? MgCl2। तो यहां अपन बात करेंगे Mg+2, वैलेंसी फैक्टर आया बच्चों 2। तो इसका तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान में नहीं है तो ध्यान से देखो जरा। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला अपन लेते हैं परमाणु भार या अणु भार जो भी अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। यहाँ चूंकि मैग्नीशियम का परमाणु है Mg है मेरे पास तो मैं ले रहा हूँ परमाणु भार बटा में वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों परमाणु भार तो आपको पता ही होगा ना, मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। तो कितना तुल्यांकी भार आ गया? 12 ग्राम प्रति तुल्यांक। कितना आया बच्चों ये? E का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 12 ग्राम प्रति तुल्यांक। अब मुझे पूछा क्या गया है क्वेश्चन ने? आवेश पूछा है तो मैं सूत्र बना रहा हूं। सबसे पहले ध्यान देना W इज इक्वल टू EQ बाय 96500। W इज इक्वल टू EQ बाय 96500। अब W मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है बोलो? 8 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त हो रहा है और हमसे पूछा क्या गया है? Q हमसे पूछा गया है बच्चों। क्लियर है ये बात? तो अगर हम बात करते हैं W हमने ले लिया 8 ग्राम, E हमने 12 ग्राम निकाल दिया है, Q हमें फाइंड आउट
करना है तो ये आपके पास हो गया 96500 से डिवाइड किया। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। ये कैंसिल हुआ किससे, 2 से, ये गया 3 बार। तो Q बराबर आपके पास क्या आ गया, 96500 इंटू 2/3 बच्चों। यस, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 64,333 कूलाम। आंसर अपना आ जाएगा 64,333 कूलाम। कैलकुलेट कर लेंगे अपन ये बहुत इजीली। तो ये फर्स्ट लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। से वापस अगला क्वेश्चन क्या है, देखो AlCl3 के गलित विलयन में, ध्यान से समझे, इस पूरे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर लेंगे। यहाँ फैराडे लॉ 1 और 2 के AlCl3 के गलित विलयन में 9.65 एम्पियर धारा 100 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो निक्षेपित एल्यूमीनियम धातु का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम धातु का भार अपन को ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। अब हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन ने, धारा और समय दे रखा है। क्लियर। अब सबसे बेसिक बात जो आपको बार बार सीखनी है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं Al की बात करूंगा। ये AlCl3 अब समझ में आने लगी होगी बात आपको कि Al पे आवेश क्या आ रहा है बच्चों, प्लस का 3, क्योंकि Al प्लस 3 है, Cl पे -1 माइनस का 3, तो Al पे प्लस 3। Al पे प्लस 3 आया बच्चों, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका, 3। अगर वैलेंसी फैक्टर बच्चों 3 है तो तुल्यांकी भार कितना होगा, तुल्यांकी भार परमाणु भार बटा वैलेंसी फैक्टर। तो सर 9 ग्राम प्रति तुल्यांक। ये चर्चा तो हमें आनी ही चाहिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। तो ये हमने ई निकालना सीख लिया। और भी सीखेंगे एक आध क्वेश्चन में अपन। जैसे मैंने बात की AlCl3, तो AlCl3 में Al का वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ बच्चों, 3, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक आ रहा है Al प्लस 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो इसका तुल्यांकी भार हमने ले लिया 27/3 बराबर 9 ग्राम प्रति तुल्यांक। तो अब बच्चों बात करेंगे W = EIT/96500। अब देखो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने, W हमसे पूछा गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हमें लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा और फॉर्मूला मैथमेटिकल होता है, तो उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो चलो सीखते हैं हम कि हमें W पूछा गया है। ठीक है, E क्या होता है वो हम निकाल चुके हैं एल्यूमिनियम के लिए, 9 ग्राम प्रति तुल्यांक। I जो है वो क्या है अपने पास, धारा जो मैंने ली है वो क्या है, 9.65 एम्पियर। T समय कितना लिया है बच्चों, 100 सेकेंड। तो अब अपन इसको आसानी से पुटअप करते हैं सारी चीजों को। W = E कितना है बच्चों, 9। ठीक है, I कितना है बच्चों, 9.65। टाइम कितना लिया बच्चों, 100 सेकेंड। अपॉन में क्या लिया, 96500। तो देखो जरा क्या कैंसिल किससे हो रहा है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, ये जो है 100 बार कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के W कितना आ गया, 9/100, 0.09 ग्राम। बोलो बच्चों ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई ये सारी चीजें। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकंड लॉ का है। क्लियर है बात, तो ध्यान देंगे जरा इधर। AgCl व ClCl2 के गलित विलयन, AgCl व CaCl2 के गलित विलयन परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो मतलब सेकंड लॉ लगेगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में 10 ग्राम कैल्शियम धातु प्राप्त होता है तो निक्षेपित सिल्वर चांदी का भार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जब अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, AgCl और CaCl2 के गलित विलयन परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं बच्चों? परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? तो परस्पर जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये कौन सा लॉ लग गया अपना, बोलो, फैराडे का सेकंड लॉ। तो इसमें कैल्शियम 10 ग्राम प्राप्त हो रहा है और निक्षेपित चांदी जो है वो कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो बेसिक बात मैं आपको बार बार कहता हुआ चल रहा हूं, सबसे पहले मैंने बात करी AgCl की। तो बच्चों AgCl का वैलेंसी फैक्टर बता दो जरा कितना होगा? 1। कैसे पता चला हमें? क्योंकि Ag और Cl क्लियर है, Ag पे +1 और Cl पे -1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। तो इसका तुल्यांकी भार जो है, इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा बोलो? परमाणु भार 108 बटा में 1, तो कितना आ गया? 108 ग्राम प्रति तुल्यांक। बोलो भाई ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरा कंपाउंड हमें क्या दिया गया है? CaCl2। तो CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर बोलो बच्चों कितना होता है? 2। अब पता लगने लग गया MgCl2 तो वैलेंसी फैक्टर 2। अगर अपन ने AlCl3 लिया था नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में तो वैलेंसी फैक्टर 3। AgCl तो वैलेंसी फैक्टर 1। तो CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर संयोजकता कारक बच्चों कितना हो गया? 2। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा? परमाणु भार होता है बच्चों 40 बटा में 2 बराबर 20 ग्राम प्रति तुल्यांक। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं तो हमें याद रखनी ही है। क्लियर है ये बात? अब अपन इसमें अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसने कहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और विद्युत अपघट्य विलयन जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो बच्चों क्या लगेगा? फैराडे का सेकंड लॉ। तो द्वितीय नियम आपको लगाना है फैराडे का। पहली बात क्लियर हो गई। अब किस किस के बीच में लगाना है बच्चों? AgCl और CaCl2 के लिए। अब AgCl के W1 बराबर E1 और W2 बराबर E2। तो अब जरा देखो हमें इसको कैसे पुट अप करना है। Ag के लिए W1 हमें ज्ञात करना है। E1 इसका 108 ग्राम प्रति तुल्यांक होता है, हम ज्ञात कर चुके हैं। क्लियर? Ca का जो भार W2 है वो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है बच्चों 10 ग्राम और इसके लिए E2 जो है वो 20 ग्राम प्रति तुल्यांक है, वो हम निकाल चुके हैं। मैंने अभी आपको कहा कि न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है इस दी गई भाषा को अपना मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये कन्वर्ट कर लिया तो अब क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है कि W1 हमें फाइंड करना है। E1 की वैल्यू 108 है। W2 हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 10 ग्राम। E2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 20। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो देखो जरा क्या रहेगा अपने पास। 10 और 20 दो बार कैंसिल हो गया तो W1 मेरा क्या आ गया? 108 बटा में 2। 108 बटा में 2 कितना आ जाएगा बोलो भाई? 54 ग्राम। कितना आ जाएगा ये? 54 ग्राम सिल्वर हमें प्राप्त होगा। 54 ग्राम चांदी हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और इसी तरह से आगे अपन स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप रेगुलर इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है। IMA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा कंटेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार तरीके से मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।